हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल में ही लिखा हुआ है। आज हम लोग थोड़ा सा कोरोना वायरस के संबंध में देख लेते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से आपके अगले आने वाले किसी भी पेपर में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। इस टॉपिक को मैंने पूरा आपका कवर कर लिया है, और कवर करने के साथ साथ अभी आगे भी जो इसमें अपडेट आएंगे वो मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोरोना टॉपिक पर आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। कोरोना के विषय में दो तीन बातें हम लोग खास करके ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। एक वीडियो ये होगा, हो सकता है इसका एक सेकंड पार्ट और आपको अपलोड करूँगा। तो आज हम लोग कोरोना के संबंध में, यानी कोरोना महामारी जो इस समय पूरे विश्व में बहुत बुरी तरीके से सभी को परेशान किए हुए है, और यहाँ तक कि कई देशों में तो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के संबंध में बड़ी बड़ी वैक्सीनें कई बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने हिसाब से वैक्सीनें बनाई, लेकिन वो वैक्सीन किसी भी तरीके से सफल नहीं हुई। आज मैं आपको कोरोना के संबंध में शुरुआत से लेकर के पूरा अभी तक का पूरा डिटेल देने जा रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हाँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा सकते हैं। चलिए, आज हम लोग कोरोना के संबंध में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कोरोना है क्या। तो कोरोना एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। और कोरोना वायरस जनित रोग होने के साथ साथ अब हम लोग ये जान लें कि वायरस के लक्षण क्या हैं, तो कोरोना के संबंध में काफ़ी चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि भारत सरकार इसके लिए कई तरीके की गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इसका एक बचने का सिस्टम भी आपको बताया गया कि जब तक इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका सबसे प्रमुख हथियार है, जिसको इसके विरुद्ध यूज़ किया जा सकता है, जो कि हम लोग आज तक इसका पालन कर रहे हैं। और इसी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण, जो कि हम लोगों के आसपास क्षेत्र में भी काफ़ी तेज़ी से, जो कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिसके कारण मुझे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन आना पड़ा। तो आज हम लोग चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बात आई है वायरस की। अब हम लोग थोड़ा सा पहले वायरस के संबंध में देख लेते हैं, या जिन लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लास में बायो पढ़ाया है, बायो में मैंने संक्रामक रोग वाला सेक्शन पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसमें मैंने वायरस की हर एक बात को वहाँ पर समझाया। तो अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लास मुझसे ले चुके हैं, तो आप लोग अपने अपने रजिस्टर पलटा करके देखिएगा, तो उन पन्नों पर साफ साफ आपको सारा कुछ वायरस के बारे में लिखा मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, वायरस, जैसे वायरस को हम लोग स्टडी कहाँ पर करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, एक सेक्शन आता है संक्रामक रोग का। इस संक्रामक रोग वाले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग 5 प्रकार से पढ़ते हैं कि संक्रामक रोग कितने प्रकार से फैलते हैं, यानी वे रोग जो एक से दूसरे में फैले हैं किसी माध्यम से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। तो वहाँ बताया कि संक्रामक रोग कुल 5 प्रकार से फैलते हैं, यानी संक्रामक रोगों के फैलने के 5 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है, या तो संक्रामक रोग किसी जीवाणु के माध्यम से फैलेगा। जीवाणु को हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, या हिंदी में इसे जीवाणु कहा जा सकता है। इसके साथ ही हम लोग जैसे इसे हिंदी में, दूसरा इसका संक्रामक रोग का तरीका हो सकता है विषाणु। तो इसके संबंध में हम लोग इसे हिंदी में विषाणु और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस। तीसरा जो तरीका है संक्रामक रोगों का, वो हो सकता है प्रोटोजोआ के माध्यम से। प्रोटोजोआ के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, कई ऐसे रोग बताए जो प्रोटोजोआ के द्वारा आपके फैलते हैं। प्रोटोजोआ एक तरीके का पैरासाइट होता है। इसके बाद चौथा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फंगस, या जिनको हम लोग बोल देते हैं कवक जनित रोग, तो कवक आ जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में फंगस फंगस के नाम से जानते हैं।
या फंगी बोल सकते हैं। इसके बाद पांचवा इसमें आ जाता है जिसको हम लोग हिंदी में कृमि या इंग्लिश में इसी को वॉर्म बोलते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से संक्रामक रोग फैलता है। और संक्रामक रोग की डेफिनेशन वहां पर मैंने स्पष्ट लिखा ही है आपको, और वहां पर संक्रामक रोग की डेफिनेशन मैंने लिखा है, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब बात आती है हम लोगों को, ये सारी चीजें तो हम लोग बायो में पढ़ रहे हैं, यानी बायो में पढ़ भी चुके हैं और काफी चीजें पढ़ भी रहे हैं आगे। अब यहाँ पर बात हम लोगों को करनी है विषाणु के संबंध में। तो हम लोग कोरोना को पढ़ने से पहले थोड़ा सा विषाणु के बारे में जान लें। देखिए, विषाणु के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। विषाणु से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी क्या है, तो आप करते हो आर्कियोप्टेरिक्स। उसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को यानी विषाणु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग जान रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहा जाता है कि जो वायरस होता है ये आकार में सबसे छोटा होता है। देखिए, यहाँ पर जो संक्रामक रोग के 5 आपने लिख रखे, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनका आकार की दृष्टि से क्या क्रम है। तो सबसे छोटा आकार जो होता है वो होता है वायरस का, इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा होता है बैक्टीरिया का, इसके बाद आता है आपका प्रोटोजोआ, फिर आता है आपका फंगस, और इसके बाद आता है आपका कृमि यानी कि वॉर्म। तो ये इस तरीके से इसका आकार चलता है। क्वेश्चन आता है कि संक्रामक रोगों के कारणों में सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो सबसे छोटा आकार होता है वायरस का। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, चलिए कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करिएगा, सबसे छोटा आकार विषाणु का होता है और सबसे छोटा विषाणु कौन सा, या सबसे छोटा विषाणु कौन सा है, या सबसे छोटा विषाणु किसे कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होगी, वायरस। एक क्वेश्चन इसी से और बनता है जो कि काफी बार पूछा गया कि पहली बार विषाणु की खोज किसने की थी। तो इसकी पहली बार विषाणु की खोज इवानो वास्की ने की थी। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु की खोज सबसे पहली बार इवानो वास्की ने किस पर की। तो सबसे पहली बार विषाणु की खोज इवानो वास्की ने की थी तंबाकू की पत्ती पर। इसीलिए इसका एक नाम भी दिया गया था, और नाम था इसका टोबैको मोजैक वायरस। ये आपका सबसे ज्यादा बार या काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि विषाणु की खोज किसने की, इवानो वास्की। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु, और तंबाकू की पत्ती पर इसकी खोज सबसे पहली बार की, इसीलिए इसको टोबैको मोजैक वायरस कहा जाता है। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे लिख के डालिएगा, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है कि भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की, या भारत में तंबाकू कौन लाया था, भारत में तंबाकू कौन लाया था। तो इस पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसे क्यों कहा जाता है। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के संबंध में आपसे बार बार कहा जा रहा है
कि जैसे ही आप बाहर जाओ, बाहर से आने के बाद आपने जो कपड़े पहने सबसे पहले आप उनको हटा लीजिए। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़रूरी काम से बाहर गए हैं तो आप जब वापस आएँ तो आप अपने हाथ पैर को बहुत अच्छी तरीके से साबुन से धुलें। लगभग आप 10 से 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को साफ करें अच्छी तरीके से, यानी उंगलियों के बीच में भी अच्छी तरीके से धुलें। इसके बाद अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक ये वायरस, कोई भी वायरस हो, जब तक ये वायरस आपके शरीर से बाहर है, शरीर से बाहर मान लीजिए कि जमीन पर हो सकता है, धूल में हो सकता है, मिट्टी में हो सकता है, किसी खाने के सामान में हो सकता है, या किसी भी अन्य चीज में हो सकता है, तो जब तक ये बाहर है तब तक ये डीएक्टिवेट है, यानी वे पूरी तरीके से निष्क्रिय, या ये भी कह सकते हैं ये मृत अवस्था में। लेकिन जैसे ही आपके शरीर का कोई सजीव भाग इसको स्पर्श करेगा, मान लीजिए आप बाहर गए, आपने किसी से हाथ मिलाया, या आप किसी के घर गए और आपने उसका दरवाजा खोला और उसके दरवाजे को पहले से ही इन्फेक्शन लग चुका था इस कोरोना वायरस का, या ये कोरोना वायरस दरवाजे के हैंडल पर पहले से था, आपने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद होगा क्या, वो वायरस आपके हाथ में आ गया। अब हाथ में आने के बाद अगर आपने हाथ को अच्छे से धुला नहीं, आपने भोजन कर लिया, तो भोजन करते समय हुआ क्या कि वो मुंह के माध्यम से आपके शरीर के अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद जैसे ही वो अंदर जाएगा तो आपके शरीर के अंदर सजीव कोशिकाएं कार्य कर रही, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो कि मानव की मूलभूत संरचना यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका। और आपके शरीर की जैसे ही ये कोशिका के संपर्क में आएगा, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और आते ही सबसे पहला अटैक जो ये आपका कोरोना वायरस कर रहा है, ये सबसे पहला अटैक आपके फेफड़ों पर कर रहा है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। चलिए अभी आगे हम इसको और बात करेंगे। तो इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब तक ये शरीर से बाहर है, यानी सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं है, तब तक ये निर्जीव होगा, और जैसे ही ये सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा, ये तुरंत सजीव हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये एक थोड़ा सा टॉपिक था बायो का जो मुझे समझाना जरूरी लगा, तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके कोरोना वायरस के संबंध में, तो आप लोग इसको जरा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको जरा रफ कर दूँ थोड़ा सा, फिर आगे का आपका बता दूँ। चलिए हम लोग अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और कोरोना वायरस के संबंध में देखते हैं। देखिए कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहली बात तो आप लोग ये कर लेते हैं कि जितने भी वायरस हैं, ये सभी वायरस चीन से क्यों शुरू हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इसकी शुरुआत चीन से हुई, और शुरुआत चीन से होने के बाद ये पूरे विश्व को, यानी पूरे वैश्विक रूप से इसने सभी को परेशान कर रखा है। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि सारे वायरस चीन से ही क्यों आते हैं। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि चीन से ही एक वायरस चला था जिसका नाम था निपाह वायरस, जिसके कारण केरल में काफ़ी आपदाएं भी आई थी, और केरल में काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई थी। काफ़ी लोगों का मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य भारत में केरल भी था निपाह वायरस से। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि चीन से ही एक वायरस और आया था जिसका नाम था MERS, जिसको आप आज के समय में इसके नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद एक वायरस आया था जिसे आप जानते हैं सार्स के नाम से। इसके बाद एक वायरस आपने सुना था इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस भी, इसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। इसके बाद एक वायरस आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि एक वायरस हमने आपको बताया था H1 और N1 वायरस।
तो इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई? बाकी हमने सब पढ़ाया है, H1N1, H5N1, ये सारे वायरस आप पढ़ चुके हो। इन सब की शुरुआत ऑलरेडी चीन से ही क्यों हो रही है? इस बार आपने कोरोना वायरस के संबंध में पढ़ा तो ये भी वायरस चीन से ही क्यों शुरू हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन से सारे वायरस शुरू होने का एक मुख्य कारण ये बनता है क्योंकि चीन में कोई भी चीज़ आज के समय में, आप लोग खुद पढ़ोगे, थोड़ा सा स्टडी करिएगा, गूगल पे जब आप जाओगे तो आप चेक करोगे, सर्च करोगे, चीन में आज के समय में कुछ भी खाने से बचा नहीं है जो उन लोगों ने छोड़ा हो, जिसको वो ना खाते हो। कोई भी XYZ किसी भी प्रकार का जीवाणु हो, किसी भी प्रकार के कीटाणु हो, किसी भी प्रकार के आपके कृमि हो, किसी भी प्रकार के जीव हो, उन्होंने छोड़ा नहीं है किसी को भी। सब, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे आपका कोई स्तनधारी वर्ग का हो, कोई भी आदमी, कोई भी जीव हो, सबको वो खाते हैं। तो सर्वभक्षी होने के कारण, क्योंकि सर्वभक्षी जब कोई व्यक्ति हो जाता है या कोई एक बड़ा समुदाय सर्वभक्षी होता है तो उसको बीमारियां जब शुरू होती हैं तो वो बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई जीव किसी बीमारी से इन्फेक्टेड रहा है और उसका सेवन किसी व्यक्ति ने किया और उस मांस को यदि ठीक से पकाया नहीं गया, और दूसरी बात एक चाइना में और देखी जाती है कि ये लोग अध पका मांस खाते हैं, तो अगर उस मांस में उस वायरस को या जीवाणु को उसको खत्म नहीं किया गया या उसको सही से पकाया नहीं गया तो वो खत्म नहीं होगा। उसके साथ साथ, भोजन के साथ साथ, यानी जिस मांस का सेवन कर रहे हैं उसके साथ वो शरीर के अंदर चला जाता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा वायरस जो शुरू होते हैं वो आपके कहाँ से शुरू होते हैं? चीन से। तो ये इसके बारे में, चीन से ही क्यों शुरू होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि चीन से क्यों शुरू होते हैं। अब अगली बात आती है कि चीन में इसकी शुरुआत हुई कोरोना वायरस की, तो चीन में शुरू होने के कारण, तो चीन में जब ये शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से शुरू हुआ ये याद रखिएगा, आप सबको याद होना चाहिए कि किस प्रांत से शुरुआत हुई। तो इसका एक प्रांत है चीन का, हुआई प्रांत बोल सकते हैं या हुआवे प्रांत बोल सकते हैं। हुआवे प्रांत का एक शहर है जिसे आप वुहान के नाम से जानते हैं। वुहान, वुहान एक शहर है चीन का जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी यहाँ पर इसकी शुरुआत, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब इसकी स्टोरी ये थी जो अभी तक बताई जा रही कि वुहान में एक सी फूड मार्केट है, और सी फूड मार्केट यानी कि जहाँ पर समुद्री जीव या जलीय जीवों की एक खुली मार्केट है, ओपन, वहां पर इसे पहली बार जो है कुछ संक्रमित लोगों को देखा गया जो यहाँ पर गए और यहाँ से वो संक्रमण लेकर के दूसरी जगहों पर पहुंचे। तो ये याद रखिएगा, हुआवे प्रांत से शुरू हुआ, क्योंकि आपको वुहान तो याद है लेकिन अगर प्रांत पूछ लिया तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे। हुआवे प्रांत के वुहान शहर में इसका सबसे पहली बार ये कहा। दूसरी बात, एक कॉमन क्वेश्चन चल रहा है जो कि अभी भी विवादित है, अभी भी लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि लगभग लोगों का अभी तक जो एक मत हुआ है वो इसका ये हुआ कि ये जो मुख्य रूप से कोरोना वायरस आपका फैला, ये मुख्य रूप से जो फैला, ये किससे फैला? तो इसके बारे में चमगादड़ को उत्तरदायी माना जाता है कि ये चमगादड़ से फैला। क्यों चमगादड़ से? क्योंकि चीन में चमगादड़ का सूप पीने की परंपरा है और वहां पर इसे बहुत अच्छा पेय माना जाता है। जैसे आप किसी के घर जाएंगे तो वो आपसे चाय पीने को बोलेगा, लेकिन अगर चीन जाएंगे तो आपको चमगादड़ का सूप देगा, क्योंकि चमगादड़ का सूप वहां पर बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए ये चमगादड़ से इसे माना जा रहा है कि ये चमगादड़ से सभी में फैला। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ जाना चाहिए कि इस वायरस के संबंध में सबसे पहली बार, इस वायरस के संबंध में सबसे पहली बार कहाँ पर यह पुष्टि हुई कि ये कोई वायरस है जिसके कारण ये एक से दूसरे में फैल रहा है, या इसकी पुष्टि पहली बार कहाँ पर हुई? तो इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको जरा बताते हैं।
अब देखिए, हुआ ये कि चीन का एक नागरिक था, और ये चीन का नागरिक यानी चीनी यात्री भी बोल सकते हैं। एक चीनी यात्री था जो थाईलैंड की यात्रा पर गया था, और ये थाईलैंड की यात्रा के दौरान इसे शरीर में कुछ दिक्कत होना शुरू हुई, और शरीर में दिक्कत जब होना शुरू हुई तो वहाँ पर इसे तुरंत टेस्टिंग के लिए ले जाया गया। इस चीनी यात्री पर जब थाईलैंड में टेस्टिंग की गई तो टेस्टिंग करते समय डेट थी लगभग 13 जनवरी 2020। 13 जनवरी 2020 को ये टेस्टिंग की गई, और टेस्टिंग में ये पाया गया कि इसके जो लक्षण हैं, इस चीनी यात्री के ये जो लक्षण है, ये एक प्रकार के वायरस से संक्रमित होने वाली बीमारी के लक्षण है, जिसमें ये कहा गया कि ये लक्षण लगभग निमोनिया से मिलते जुलते हैं, यानी ये लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, इससे प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोना से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग कौन सा है, तो वो है फेफड़ा, क्योंकि इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया में भी क्या होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, नमी बढ़ जाती है शरीर में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला पॉइंट बताएं आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि WHO ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामारी कब घोषित किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में कोरोना का पहला मामला या पहला रोगी कहाँ देखा गया। यानी भारत में कोरोना का पहला रोगी कहाँ देखा गया, और WHO ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया। तो दो प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। तो WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था, यह डेट है आपकी 11 मार्च 2020। इसके बाद अगला आता है, भारत में कोरोना का पहला रोगी कहाँ देखा गया, तो ये केरल में देखा गया। पहला रोगी केरल में देखा गया, ये नोट करिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कोरोना से पहली मृत्यु
कहाँ हुई? तो भारत में कोरोना से पहली मृत्यु हुई थी कर्नाटक। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना कितने प्रकार का होता है? अभी इसको आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है ये 7 प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात आती है कि भारत में कोरोना योद्धा के सम्मान में जनता कर्फ्यू कब घोषित हुआ? जनता कर्फ्यू कब घोषित हुआ? शायद आपके दिमाग में याद हो डेट, आपको मैं याद आ रही हो तो मैं बता देता हूँ। आप 22 मार्च 2020, जिस दिन आप लोगों ने थाली थाली शाम को 5 बजे बजाई थी, तो ये आपका 22 मार्च था। दिन कौन सा था तो शायद सबको याद होगा, दिन था आपका रविवार। ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात आती है, इसको मैं बता दूं। शुरुआत में कोरोना को अस्थायी नाम क्या दिया गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी से, WHO ने कोरोना को क्या नाम दिया? इसके बाद अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने कोरोना को क्या नाम दिया? शायद आप लोग यहाँ पर तो आप लोग कर पा रहे होंगे कि इसका नाम आपका क्या दिया गया था, कोविड-19। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया या शुरुआत में इसका अस्थायी नाम क्या दिया गया था, तो शायद आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। कोई भी क्वेश्चन इसका मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप निश्चित रूप से नोट करिएगा। तो मैं इसका आंसर बताऊं कि आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, तो कमेंट करिएगा निश्चित रूप से आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ। 2019 NCOV, ये इसका अस्थायी नाम दिया गया था शुरुआत में। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे नाम क्या दिया, तो वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया था, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया था, वैज्ञानिकों द्वारा इसे नाम दिया गया सार्स 2 CoV। लिख लीजिएगा।
इसके बाद अगली बात आती है कि कोरोना की सर्वप्रथम खोज, या बोल सकते हैं पहचान, कब की गई। तो याद रखिएगा आप लोग, इसकी सबसे पहली बार पहचान 1965 में की गई थी और दो वैज्ञानिक थे जिनमें से नाम था टोनी और ब्रेल। इन दो ने मिलकर के इसकी पहली बार पुष्टि 1965 में की थी और अब ये फिर से दोबारा देखा गया है। और ये एक प्रकार का सार्स से रिलेटेड, अभी सार्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल से बताऊंगा। एक जैसे आपका आता है MERS, ये क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सार्स क्या है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कोरोना की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सबको पता है मैं पिछले 2 दिन से कुछ वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इसलिए मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला। अब अगर आपको कोई भी वॉइस प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, कुछ दिनों में ये आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप सबको मालूम है अभी ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन मार्केट भी सारा कुछ बंद है, तो इसलिए मुझे माइक नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आपको पूरी क्लासें मैं कंटिन्यू करूँगा और हो सकता है कि डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत वॉइस का हो, तो इसको आप नॉइस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंसिडर ना करिएगा। अच्छे क्वेश्चन और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिएगा, ये टॉपिक जरूर तैयार रखिएगा। और इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं पूरे इसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जरूर आप लोग देखिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।